देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे मैंने इनको भी, बहन को भी बताया है कि आप एक कॉलम इकट्ठा नहीं कर सकते। पूरा जो सोशल प्रॉब्लम्स है ना, वो बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं। तो जस्ट आप एक कोई क्विक फिक्स तो इसका कोई स्टीरॉयड तो नहीं है एकदम एंटी इन्फ्लेमेटरी जो उसको रोक देगा ना, तो ऐसा क्विक फिक्स तो कोई नहीं है। लेकिन इसमें जो एक उसूल की बात है, ये जो है ना कि जो मन कहता है वो करो, जो मेरा पैशन है वो करो, ये भी बहुत ज़्यादा मिसनोमर है। इसलिए कि एक बच्चा 5 साल का कहता है मेरा जो मन है वो मैं करूँगा, एक 15 साल का कहता है मेरा मैं मन है। आपका मन है कितना भाईजान? आपको क्या पता कि जो आपका मन कह रहा है वो ठीक कह भी रहा है कि नहीं कह रहा। मैंने इस पर एक डिटेल गुफ्तगू की भी हुई है एक जगह पर कि जो आपका मन है, जो मेरी पैशन है, आपको क्या पता कि वो पैशन दुरुस्त है भी कि नहीं। और कोई भी शख्स जब ये कहता है कि ये मेरा पैशन है, तो उसको समझना चाहिए कि पैशन का डिसाइड करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड है, जिसका मतलब है आपकी एबिलिटी, जिसका मतलब यह है कि आपके रिसोर्सेज, जिसका मतलब है आपके सर्कमस्टांसेस, जिसका मतलब है आपके रियलिस्टिक चांसेस। कहते हैं, आप मिसालें देते हैं। एक इंडिया का प्रोग्राम था, कुछ भी हो सकता है, प्रोग्राम था, तो आप वो एक मिसाल देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एक आदमी था, उसने ऐसे करके यूं किया तो उसने ये इजाद कर लिया, वो हो गया, कुछ भी हो गया। ऐसे करोड़ों में से एक मिसालें थी। तो पैशन वाली जो बात है, मैं तो अपने यंग जितने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि बिल्कुल आप कहें जो मेरा पैशन करें, लेकिन पहले एनालाइज करें कि जो आपका पैशन है वो पैशन है भी कि नहीं। तो उसके क्राइटेरिया को वो पूरा करें, जिसमें यह है रिसोर्स। हाँ, उसमें कुछ एक्स फैक्टर्स हैं कि यार रिसोर्सेज हैं नहीं मेरे पास, लेकिन मैं कहीं से अरेंज कर लूंगा। मगर वो कहीं से करने का कोई जहन के अंदर कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट सा खाका होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ तरीका हो जाएगा, मेरे पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, ऐसा अक्सर नहीं होता। इसी तरीके से आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। तो जो बंदा कहे ना मैंने पैशन करना है, उसको बिल्कुल आप अपने पैशन पे कीजिए। कागज पे पहले ड्राफ्ट कर लीजिए कि ये रियलिस्टिक कितना है। तो जब वो एक खास क्राइटेरिया पे कम से कम 50-60% तो रियलिस्टिक हो ना, 50-60, तो उसके बाद उसको कर ले। ठीक है, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये बात तो पैशन का मुझे पता नहीं, काम वो करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। मेरा भी एक सवाल कि पैशन और पर्पस ऑफ लाइफ सेम होता है? पैशन और पर्पस ऑफ लाइफ सेम होता है कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि बाज़ औक़ात आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ होता है वो आपका पैशन नहीं होता। जब आप पैशन, मैं बता, जब आप पैशन में होते हैं ना, पैशन वो होता है जिसमें आपको मज़ा आ रहा होता है। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ वैसा होता है जिसमें आपको कोई बाज़ औक़ात मज़ा नहीं आ रहा होता। एक आदमी ने बम बांधे और टैंक के नीचे घुस गया और उसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। जब उन्होंने कहा कि कौन कौन जाएगा, उसने कहा मैं जाऊंगा। दूसरे ने कहा मैं जाऊंगा, उसने कहा नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं सर मुझे भेजें, सर मुझे भेजें। आपके ख्याल में उसको पता नहीं है उसने मर जाना है? ऐसे दुनिया में हुए ना, हमारी 65 की जंग में भी हुआ ऐसा, और भी मुल्कों में हुआ होगा। मतलब मैं किसी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। अब मुझे बताइए कि उसने ये सोचा था मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, मैंने अपने वतन को बचाना है, मगर उसका पैशन नहीं था, ये वो मरना नहीं चाहता था। तो पैशन बुनियादी तौर पर वो है कि जिसके अंदर आपको मजा आ रहा है, जिसमें आप स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं, जबकि आपका पर्पस ऑफ लाइफ में भी अगेंस्ट स्ट्रीम भी हो सकता है। तो पर्पस ऑफ लाइफ वो है कि जिसके अंदर आप सोचते हैं कि मेरी यूजफुलनेस किस जगह पर है। लेकिन वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनका पैशन और पर्पस ऑफ लाइफ इकट्ठा हो जाए। यानी वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनकी महबूबा ही उनकी बीवी हो। टू बी ऑन द लाइटर साइड, टू बी ऑन द लाइटर साइड, राइट? मुझे लगता है कि जैसे आप मेडिकल, जैसे आपने अपनी एक वीडियो में कहा कि मैंने बोलना और करना। आप जा रही हैं? नहीं। अच्छा अच्छा, नमाज के बस मैं भी मगरिब शक्ट ही पढ़ूंगा इंशाल्लाह, बस हो गया। बैठिए। अच्छा, क्या बोलना और चलना शुरू किया तो मैंने अपने कान में आवाज़ सुनी कि इसको डॉक्टर बनना जी है, जी और जी, फिर बहुत आराम से बड़ा आराम से बन गया। और फिर अभी भी आप अपने मेडिकल उसको जिस तरह मकसद एंजॉय करते हैं और वो करते हैं, तो शायद ये मिसाल। लेकिन मैंने प्रिंसिपल ही छोड़ दी जी। और जब मैंने छोड़ी है तो पीछे से ना अभी कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, मैं बनूंगा, वो बनूंगा, वो बनेगा, ये बनेगा, कोर्ट केसेस चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वो कहते हैं यार वो छोड़ के चला गया जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये कि वो मेरे पैशन के साथ, इवन पर्पस ऑफ लाइफ के साथ क्लैश कर रहा था। मैं 2.5 साल प्रिंसिपल। आप काम करिए, आपका क्या है? मैं बेटा, मैं प्रिंसिपल कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज था। नहीं मतलब जैसे आप लेक्चर वगैरह ये सब काम करें, लेक्चर वगैरह का जो आप काम करें, ये आपका पर्पस ऑफ। देखो बेटा, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना, ये तो उसके बारे में तो मैं फिर कभी बात करूंगा कि एग्जैक्टली प्रिसाइजली क्या है, क्योंकि उसके सिलसिले में मेरी बड़ी अपनी काफ़ी
थॉट्स के अंदर नहीं, एक कॉम्प्लेक्स थॉट है मेरी, जिसके बारे में मुझे क्लैरिटी ज़रूर है, मगर उसको बयान करते वक्त मैं अभी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उसको बयान कर सकूँ। तो ये है, लेकिन ये है कि यूज़फुलनेस को मैं कह सकता हूँ कि मैं कितना मुफीद हूँ। तो मुझे ये लगा, नहीं मैं किस काम में मुफीद हूँ, तो मुझे लगा कि ये जो मेरी ये नौकरी, बड़ा ऑनर है यार, पाकिस्तान के अंदर पब्लिक मेडिकल कॉलेज, मैडम जानती हैं कितने हैं, उसका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होना, 10,500 बंदे आपके नीचे काम कर रहे हैं और आप लोगों की लाइफ को बदल रहे हैं, आप उनको हेल्थ सिस्टम दे रहे हैं, आप एजुकेशन कर रहे हैं। उसको मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा कि मुझे लगा कि 2.5 साल में प्रिंसिपल रहा, उससे पहले मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बहुत सालों से सर्जरी में रहा, कि मैं 8 बजे आता हूं और 3 बजे तक मैं 80% टाइम क्लरिकल काम करता हूं और 20% काम कर रहा हूं जिससे इंस्टीट्यूशन ग्रो कर रहा है। अगर मैं अपने स्पीक टाइम को निकाल के इसको कहीं और इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरी पैसे की जरूरत पूरी हो चुकी है, मतलब मेरे बच्चे बरसरे रोजगार हैं, एक छोटा है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो उसका उसके लिए मैंने जमा करा दी, बाकी बरसरे है। मुझे पेंशन इतनी आ जाएगी और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, मतलब आई एम अ प्रैक्टिसिंग सर्जन, तो मैं और बड़ी रीजनेबल ठीक ठाक आमदनी होती है जो कि मेरी ज़रूरियात के साथ। तो अब बेसिकली वो जो अथॉरिटी थी उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी और वो जो पैसे उसके साथ अटैच्ड हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरी यूज़फुलनेस महदूद हो रही थी उसकी वजह से, इसलिए मैं बाहर आ गया। और आके फिर मैं अब देखें फ्रीलांस ये करता हूँ, तो आप जैसे मोहब्बत करने वाले बात को सुनते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं कहता हूँ या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक तो ये आप इतने मोहब्बत से दोस्त आए हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको अपनी एक गज़ल भी सुनाऊँ, मैं बाकायदा शायरी करता हूँ, हाँ, तो एक नज़म आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब एक नहीं दो चले आप लोगों ने दफ्तर भी बंद करना होगा। अच्छा, उसकी खामोशी को इनकार न समझा जाए, बंद दरवाजे को दीवार न समझा जाए, उसकी खामोशी को इनकार न समझा जाए, बंद दरवाजे को दीवार न समझा जाए, बोझ इतना है कि उठने नहीं देता वरना चश्मे अफसुर्दा को बीमार न समझा जाए, बोझ इतना है कि उठने नहीं देता वरना चश्मे अफसुर्दा को बीमार न समझा जाए। और ये अलग बात कि रहता हूं इसी दुनिया में पर मुझे इसका तलबगार न समझा जाए, ये अलग बात कि रहता हूं इसी दुनिया में पर मुझे इसका तलबगार न समझा जाए। सांस लेता हुआ हर शख्स नहीं है जिंदा, सांस लेता हुआ हर शख्स नहीं है जिंदा, जागने वाले को बेदार न समझा जाए, सांस लेता हुआ हर शख्स नहीं है जिंदा, जागने वाले को बेदार न समझा जाए। मैं सिपाही हूँ मेरी कब्र पे ये लिख देना, मेरे मर जाने को बेकार न समझा जाए, मैं सिपाही हूँ मेरी कब्र पे ये लिख देना, मेरे मर जाने को बेकार न समझा जाए। आप ना चाहें तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए मुझको गुनाहगार न समझा जाए। तो ये एक डॉक्टर साहब वो बेसिकली मैंने जब सुना, मेरा ख्याल है इनको भी बड़ा पसंद आएगा, मैंने जब वो सुना एक वीडियो में तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए कहा गया है। वो मुझे अभी याद नहीं, मैंने लिखा है अपने साथ, तो उसमें ऐसा कुछ था कि इस बार दौरान अच्छा बहुत था, ऐसा कुछ वो था कि बारिश में हाँ, तेरी याद का सामान बहुत था, बारिश में तेरी याद का सामान बहुत था और यूं भी मैं उस रोज़ परेशान बहुत था। बारिश में तेरी याद का सामान बहुत था और यूं भी मैं उस रोज़ परेशान बहुत था। मैं गाँव का बासी हूँ सो लौट आया हूँ वापस, उस शहर में खो जाने का इम्कान बहुत था। मैं गाँव का बासी हूँ सो लौट आया हूँ वापस, उस शहर में खो जाने का इम्कान बहुत था। और वो भावलपुर के करीब है द्रावड़ का किला, आपने देखा होगा, बाहर से द्रावड़ का किला लगता था वो शख्स, अंदर से जो देखा है तो वीरान बहुत था। और सहरा में गया हूँ तो खुले हैं कई उक़दे, सहरा में गया हूँ तो खुले हैं कई उक़दे, उस उड़ती हुई रेत में विजदान बहुत था। और गम होता है दो खुशियों के माबैन का वक्फा, गम होता है दो खुशियों के माबैन का वक्फा, इस बार पर इस वक्फे का दौरान बहुत था।
यही जो सोचता हूँ मैं, बहुत आ इस बार पर इस वक्फे का दौरान बहुत था और तारीख बताती है कि करता है वही काम जिस काम में इंसान का नुकसान बहुत था। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे जी, आप सलामत रहें, जीते एक रहें। बात बताइए मुझे, ये आप तो डॉक्टर हैं और ये साथ में पोइट्री, दोनों तो ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट कैसे हैं? एक प्रोफेशन है ऐसा आपका कि जिसमें ऑपोजिट कैसे? टाइम कैसे, ये ये तो कैसे अंदर आपको से आती है, प्रैक्टिकल, ये तो अंदर से आती है, पोएट्री अंदर से हाँ, आती है। पोइट्री के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है। आप में से किस किस के बच्चे हैं? कितने बच्चे? 4 बच्चे, और आपके में 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। आपके 3 बच्चे हैं मुझे मालूम है, तो अब तो अभी छोटी हैं। नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। अरे अब तो खुद ही छोटी सी बिटिया हो। क्या उम्र है उनकी? एक जो है वो 4 मंथ्स के हैं, एक 5 ईयर। बात, यू आर द राइट पर्सन जिससे मैंने बात करनी। आप सुबह शाम आपके लेक्चर सुनती रहती अच्छा अच्छा। और आपके से कितने? 3 बच्चे। आपकी तो बड़ी ग्रोन अप बेटी, आपने बताया था वो कॉलेज पढ़ती हैं। आप बेटा मैरिड हैं? अच्छा, आप नहीं है। अच्छा ठीक है। आज किसी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत हाई अलर्ट इमरजेंसी जोन में दाखिल हो गए। जैसे आप हाई अलर्ट इमरजेंसी जोन में जाते हैं ना, तो आपका एक्सरे भी हो रहे होते हैं, आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही होती है, आपकी मूवमेंट भी रिकॉर्ड हो रही होती है, आप वॉशरूम में गए तो वहाँ से भी वीडियोस बन रही होती हैं सारी। जिस दिन आपके घर में बच्चा पैदा हो गया ना, उस दिन आप एक हाई अलर्ट जोन के अंदर दाखिल हो गए। आपने एक एक चीज़ को अब एहतियात से करना है, क्योंकि जो आपका बच्चा पैदा होता है ना, आपके बच्चे का कॉन्शियस माइंड नहीं होता कोई भी। आपके बच्चे का कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है, यानी शऊर बिल्कुल नहीं है। उसके पास प्रायर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। उसके पास प्रायर सिर्फ 2 चीज़ें मौजूद हैं। एक चीज़ ये मौजूद है कि कोई भी चीज़ उसके गाल के करीब करेंगे तो ऐसे करके चूसना शुरू कर देगा। एक ये इंस्टिंक्ट है। दूसरा, पखाने का रास्ता और जो पेशाब का रास्ता और बच्चियों में जनाना रास्ता, ये तीनों को जिस चीज़ से बनते हैं उसे कहते हैं क्लोएका। उसके क्लोएका जब फिल होगा तो वो ऑटोमेटिक एवैक्यूएट हो जाएगा। ये 2 सिर्फ ताकतें हैं उस बच्चे के अंदर, इंस्टिंक्ट्स या जिबिल्लत। इसके अलावा कोई तीसरी जिबिल्लत उस बच्चे के अंदर नहीं है। टोटल क्लीन स्लेट है। और जूं ही जो एक माँ सामने आती है तो उसको सबसे पहले, बच्चे का कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है, शऊर उसका बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सिर्फ 2 इंस्टिंक्ट्स हैं। एक इंस्टिंक्ट ये है कि कोई चीज़ उसके गाल के करीब करेंगे तो उसको मुंह में डाल लेगा और उसको चूसना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी सारी सेंसेशन यहीं से आ रही है। हर चीज़ की सेंसेशन, दुनिया से उसका राब्ता सिर्फ इस सेंसेशन से है। बच्चों का इवन स्किन की सेंसेशन अभी डेवलप नहीं होती। बाज़ का उसमें गर्मी सर्दी का उसको पता नहीं चलता, बाद में पता लगना शुरू होता है, मगर ये उसकी सेंसेशन है। इसलिए वो यहाँ से पहचानता है कि ये नर्म है, सख्त है या क्या है। दूसरा यह है कि उसका पेशाब पखाने का रास्ता जब भरता है तो वो ऑटोमेटिक एवैक्यूएट कर देता है। ये 2 इंस्टिंक्ट्स हैं सिर्फ, बस। जो जानवर है उसका बच्चा तमाम जिबिल्लतों के साथ पैदा होता है। इसलिए घोड़े का बच्चा जब पैदा होगा वो 4 घंटे में भागना शुरू कर देगा, और इंसान के बच्चे को अपने टांगों पर खड़ा होने के अंदर 2.5 साल लगेंगे, क्योंकि उसने लर्न करना है। अच्छा, सबसे पहले उसकी जो माँ है ना, वो फौरन रजिस्टर कर लेता है कि ये और है, बाकी और ही दुनिया और है, ये और है। फर्ज करें उसकी दादी ने वो रोल अपना लिया तो वो दादी को वो रजिस्टर कर लेगा। अगर बाप ने ये रोल अपना लिया तो बाप को करेगा। इसलिए मैं कभी भी मदर को नाउन नहीं समझता। मैं कहता हूं मदर इज अ वर्ब और देयर इज अ एक्ट कॉल्ड मदरिंग। मदरिंग कैन बी डन बाय फादर एज वेल एंड मदरिंग कैन बी डन बाय अ फ्रेंड एज वेल। इनफैक्ट जो वाइफ होती है ना, वो भी एक तरह की एक्ट वाइज मदरिंग ही कर रही होती है अपने हस्बैंड की। जो मदरिंग, आई मीन मदरिंग इन द टर्म्स ऑफ एक्ट। अच्छा, वो जो ही अपनी मदर को रिकग्नाइज करता है ना, अब उसका ऐनक मां बन जाती है। लिहाजा छोटे बच्चे को मां ने उठाया है, अचानक एक तरफ कोई झगड़ा शुरू हो गया तो बच्चा के लिए वो अनयूजुअल एक्सपीरियंस है ना, वो फौरन मां की तरफ देखेगा, और मां ने अगर ऊपर से स्माइल किया है ना तो बच्चा उसको रजिस्टर कर लेगा कि ये अच्छी बात है, और मां ने नागवारी का इजहार किया तो वो रजिस्टर कर लेगा कि ये बुरी बात है। लिहाजा उसका पहला रेफरेंस जो मदरिंग कर रहा है वो है। तो इस तरह उसका डाटा बनना शुरू हो गया। अब अच्छे की बुरे की पहचान बेसिकली मां और जो उसके मुतल्लिकीन हैं उनके एक्ट से डिटरमिन होगी। फर्ज करें एक बाप आता है घर में, आते ही जोर से
टांग मारता है दरवाजे पे और कहता है मैं सारा दिन का थका हुआ आया हूँ और यहाँ किसी को तमीज़ नहीं है, मेरे लिए खाना नहीं बनाया हुआ, और उसकी बीवी डरती डरती आ जाती है, नहीं मैं लेके आती हूँ, क्या लेके आ जाती हूँ, सारा दिन मैं तुम्हारे लिए मदद करता हूँ। बच्चा आता है, पापा क्या पापा, तुम इसको पढ़ा भी नहीं सकती, तुम पढ़ाओ, सारा दिन तो मैं काम करता हूँ। अच्छा, अब ये सब वो छोटा एक दिन का बच्चा, 2 दिन का, 4 दिन का वो देख रहा है। अब उसके सिस्टम के अंदर ये नॉर्मल रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये नहीं कह रहे कि उसकी गलत तरबियत हो रही, गलत सही का मसला नहीं, उसके लिए ये रिकॉर्ड हो गया उसके दिमाग में कि ये ही नॉर्मल है। और 7 साल तक बच्चे का दिमाग सिर्फ रिकॉर्डिंग मशीन है और कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली अ रिकॉर्डिंग मशीन। आपकी बेटी 2.5 महीने की है, 5 साल को छोटा 4 मंथ, हाँ बस 4 मंथ वाला जबरदस्त है, उस पर आप काम कर सकती हैं बहुत। अब वो उसकी रिकॉर्डिंग मशीन है, लिहाजा वो रिकॉर्ड क्या कर रहा है, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एबनॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। लिहाजा ये जो हम कहते हैं ना बच्चों की हमने अच्छी तरबियत की। जब बच्चा 1 साल का था ना, तो मैंने अल्लाह ताला के, नहीं बेटा अभी कुछ नहीं, डिस्टर्बेंस हो रही है, बाद में कहते हैं, तो हमने अपने बच्चे को अल्लाह के 99 नाम याद करा दिए। अब मेरा बेटा 1 साल का है, सुनाओ बेटा अल्लाह के 99 शुरू का नाम शुरू हो गया। आप दुआए कुनूत सुनाओ, दुआए कुनूत सुनाओ, उस बच्चे ने दुआए कुनूत सुना। अच्छा, हम समझ रहे होते हैं कितनी अच्छी हमने रिलीजियस ट्रेनिंग कर दी, कितनी अच्छी, लेकिन हम ये कह रहे होते हैं, असल में क्या कर रहे होते हैं, हमने उसकी मेमोरी के अंदर वो भर दिया है। उस बच्चे के नज़दीक अच्छे बुरे की कोई, इसीलिए बच्चे को हाफिज बना दिया। 4 साल में बता कि बच्चा कुरान तो क्या नमाज भी नहीं पढ़ रहा, सिगरेट पीना शुरू हो गया, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर जो आपने रिकॉर्ड किया है बस वो रिकॉर्ड हुआ है, अच्छा बुरे के हिसाब से नहीं रिकॉर्ड हुआ। अब जो मर्जी, तो ये मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि आप उसको कलमे ना याद कराएं या ना कराएं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये उसकी तरबियत नहीं है। फिर आप कहते हैं नमाज कैसे पढ़ाएं। नमाज ये है कि अचानक एक आवाज़ आई, तो 2 दिन के आपकी 2 महीने की बच्ची ने सुना, बेटी है वो छोटी, बेटा उसने सुना कि कुछ आवाज़ आई है। अचानक देखा कि जब आवाज़ आई तो अब्बा और दादा ने टोपियां ली और वो बाहर चले गए। और अचानक माँ ने कहा तुम्हारे अब्बू और दादा आ जाएं तो फिर खाना खाएंगे। फिर उसने देखा कि घर की 3 औरतें थीं, पता नहीं वो कहाँ गईं। फिर एकदम उनके हाथ गीले थे, फिर उन्हें एक दुपट्टा लपेटा और पता नहीं क्या करने लग गईं। अब ये एक्ट उसके दिमाग में नॉर्मल के तौर पर रजिस्टर हो जाएगा। वो अगले दिन देखेगा, अगले दिन देखेगा, अगले दिन देखेगा, अगले दिन देखेगा। आप एक दफा भी उसको ना कहें कि नमाज पढ़, हमें नमाज पढ़नी चाहिए, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, देखो तुम्हारे कितने, मैं बचपन से नमाज पढ़ती थी, मेरी मामा तो मुझे करने नहीं देती, तुम अजीब हो, तुम पढ़ते सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हो। तो बेसिकली आपने उसके अंदर रिकॉर्ड ही नहीं डाला, वो कैसे चलेगा। इसीलिए आपका 15 साल का लड़का, आप कहते हैं इसको मैं कैसे समझाऊं, तुम क्यों नहीं करते, इसलिए कि आपने उसके अंदर भरा जो है वो लता मंगेशकर का गाना भरा है। आप कह रही हैं वो राहत फतेह अली खान का गाना निकले, तो जो आपने रिकॉर्ड किया है वही बजेगा, जो आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो प्लीज पहली बात तो ये है कि पेरेंटिंग का बुनियादी उसूल ये है कि आप ना बात ना करें मुंह से ज्यादा और एक्ट करें। जो कुछ आप करेंगे, आप घर आए, आपके एक मुलाजिम, आपके घर में किसी के मुलाजिम है, उसका क्या नाम है, मुलाजमा है, उसका क्या नाम है, नूर बानो। तो आप जब आई तो आपने कहा बहन नूर बानो आप जरा मेरे पास तशरीफ लाइए। एग्जैक्टली। वो नूर बानो आ गई, देखो तुम थकी तो होगी लेकिन मुझे चाय बना दोगी प्लीज। तो उसने कहा जी बीवी जी मैं बना देती हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो चाय लेके आई, जीती रहो, तो बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान है, तुम कितनी खिदमत करती हो। फिर ये आपका बच्चा देख रहा है और ये रोज मामा रोज यही कर रही हैं। और एक दिन उन्होंने कहा नूर फातिमा तुम्हारी तो मुझे लगता है बुखार, तुम बैठो मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ। वो कहा नहीं बीबी जी कैसे, नहीं नूर फातिमा तुम बैठो, तुम इतना हमें रोज चाय बना के दो, मैं तुम्हें नहीं चाय बना के दे सकती। चल अब वो बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है, अब उसके दिमाग के अंदर ये कंपैशनेट एटीट्यूड रिकॉर्ड हो जाएगा। आवर चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट वी आस्क देम टू डू, आवर चिल्ड्रन डू व्हाट वी डू। तो बेटी क्या नाम था आपने बताया, आपका नाम समर। पहला उसूल ये है, जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहती हैं ना वैसा एक्ट करना शुरू कर दीजिए। जो आपके घर की वैल्यू सिस्टम है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू सिस्टम है, जो आपके घर की वैल्यू सिस्टम वो होती है पैसे के अलावा। वैल्यू का मतलब होता है वो चीज जो पैसे के अलावा खरीदी जा सकती हो। ये बिस्किट जो है ना, ये नहीं हम कह रहे, ये प्लेट नहीं हम कह रहे, ये मोबाइल भी नहीं कह रहे, ये शर्ट भी नहीं कह रहे, गाड़ी भी नहीं जो जिस पर आप आए वो भी नहीं हम कह रहे।
जो उसके अलावा खरीदी जा सकती है, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मेजबानी जैसे इखलाक, अखलाक। इमानत, दयानत, ट्रस्ट, हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग, जो भी चीज़ जो वर्च्यूज हैं आपके, इखलाक, हिम्मत, सबर, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, यानी वट एवर, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो भी आपके घर का वैल्यू सिस्टम है ना, उसके आप नमूना बन जाएं घर के अंदर। तो आप देखेंगे कि आपको किसी अलग से तकरीर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं ये बहुत डर के कह रहा हूं, हमारे यहाँ फौरी तौर पे फतवे लग जाते हैं और लोग पता नहीं उसका क्या इंटरप्रेशन लेते हैं। मैं उस शख्स को कह रहा हूं जो 5 वक्त का नमाजी है, जो तहज्जुद में भी उठ रहा है, जो कुरान पाक भी पढ़ता है, जिसने तफसीर भी पढ़ी हुई, उसके घर में भी तफसीर की बातें हो रही हैं, रमज़ान में सब रोज़े रखते हैं, ज़कात में सब कैलकुलेट करके ज़कात देते हैं, दादाबू ने भी हज किया हुआ है, हमने भी प्लान किया हुआ है हज करने, फॉर एग्जाम्पल। ये मैं उस शख्स को कह रहा हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बावजूद आपके सामने बैठा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन मजहब की तालीम को तकरीरों तक महदूद ना रखिए। बच्चे को ये मत कहिए तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए, तो नमाज, आप उसके सामने बस नमाज पढ़िए। हो सकता है इस वीडियो को कुछ हिंदू भी देख रहे हो, क्रिश्चियन भी देख रहे हो, तो मैं चूंकि हम सब मुसलमान बैठे हैं, तो मैं ये इस वैल्यू सिस्टम की, आपके घर की जो भी वैल्यू सिस्टम है, आपके घर का जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर उस वैल्यू सिस्टम का आप नमूना बन जाइए, तो आपको तरबियत। और ये ब्रिलियंट बच्चे जो हैं, वो 2-3 साल के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका शऊर डेवलप होना शुरू हो जाता है। आजकल बच्चे तेज होते हैं, लेकिन 7 साल के बाद तो फिर ये ब्लॉक लग जाती है। अब टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया आपने, अब वो खत्म। वो पुराने जमाने टेप होते हैं, उसके नीचे से तोड़ देते थे, अब नया रिकॉर्ड नहीं हो सकता उस पर गाना, जो कुछ रिकॉर्ड हो गया, अब वो 7 साल तक वो प्ले करता रहेगा। तुम्हें किसने पैदा किया? वो कहता है अम्मी ने। आप हर बच्चे से पूछ के देखिएगा पहले, नहीं, तुम्हें अल्लाह मियां ने पैदा किया। किसने पैदा किया? अल्लाह मियां ने। किसने पैदा किया? अल्लाह मियां ने। या आपने इसको पक्का डाल दिया। ये सवाल अभी उसके दिमाग में पैदा नहीं हुआ कि मुझे किसने पैदा किया, ये उसकी नीड नहीं है। उसकी जरूरत क्या है? कि उसकी जरूरत है खिलौना। उसकी जरूरत है मामा ये बत्ती कहां से जलती है जो नजर आ रहा है, मामा बारिश कैसे होती है, ये उसका सवाल है। मामा आप रो क्यों रही हैं, ये उसके सवाल है। ये उसका सवाल ही नहीं है कि हमें किसने पैदा किया। अब आपने उसको क्या दे दिया? जवाब दे दिया। कब दिया? अभी सवाल पैदा ही नहीं हुआ। अब इसकी भूख, इसको रोटी खा, रोटी खा, रोटी खा, खाना खा, उसको भूख लगी नहीं हुई। अब उसको सारी जिंदगी भूख नहीं लगेगी। जब आपने जवाब दे दिया सवाल से पहले पहले, सारी जिंदगी उसके दिल में यह जवाब नहीं उठेगा कि मुझे किसने पैदा किया। प्लीज सब्र कीजिए। उसके दिल में जवाब है, वो कहे बाबा हमें किसने पैदा किया। फिर भी ना कहें खुदा ने पैदा किया। उसने कहा बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है किसने पैदा किया? वो कहे मामा ने। कहा नहीं, मेरा नहीं ख्याल मामा ने पैदा किया, मैं और तुम दोनों मिलकर इसका जवाब तलाश करते हैं। पापा आप बताएं ना। नहीं तुम भी तो सोचो ना, फिर हम बैठ के सोचते हैं। इस डिस्कशन के नतीजे में उसको जवाब मिलना चाहिए कि एक ताकत है जिसने मुझे पैदा किया। अब आपने उसको खाने को दिया है जब उसको शदीद भूख लगी हुई थी। हम तरबियत के नाम के ऊपर उल्टियां करवा देते हैं उसको, लेकिन तरबियत के नाम पे ठोसी जा रहे हैं, उसके मैदे को ठोसी जा रहे हैं। तरबियत कर रहे हैं, बहुत सी तरबियत कर रहे हैं, बहुत सी तरबियत। मेरे बच्चे को सर आता है, इसको एबीसी सारी आती है। आपने सुना एबीसी, सीएटी क्या होता है? कैट। क्या तरबियत कर रहे हैं उसकी? सीएटी कैट पता होने से इंसान का अल्लाह से तारुफ हो जाता है। आप एक वही बच्चा हिंदुओं के घर पैदा हुआ है, तुम्हें किसने पैदा किया है? मुझे कृष्णा ने पैदा किया। इसमें क्या फर्क है कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया, मुझे कृष्णा ने पैदा किया? एक रशिया में पैदा हुआ, उसने तुम्हें किसने पैदा किया? मैं किसी ने नहीं पैदा किया, मुझे कुदरत ने पैदा किया। नेचर इज माई मदर। अब मुझे बताएं इन तीनों में क्या फर्क है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, खुदा सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत पूरी कायनात की वाहदा ला शरीक है। ये सर सूरज निकल आए, हो सकता है कि आपको सूरज नजर ना आए। अगर आपकी आंखें खुली हैं, ये हो सकता है कि मरने से पहले हमें खुदा नजर ना आए। ये हो सकता है सूरज नजर आ जाएगा, ये हो सकता है खुदा नजर ना आए। तो आप इंतजार करें, उस बच्चे को खुदा नजर आने दें। उसके दिल के अंदर एक ख्वाहिश, वो पूछे मैं किसने पैदा किया, बताएं ना, बताएं ना पापा, मुझे नहीं पता, आप बताएं। फिर आप कहें बेटा जो अब तक मैंने सीखा है और जो मुझे समझ में आया है, ये सूरज किसने पैदा किया, चांद किसने पैदा की, जमीन किसने पैदा, वही तो खुदा है जिसने। अच्छा
अब आपकी क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर इस्टेब्लिश हुई हुई है कि अब्बा जी तो ये हैं, तो आप ये मस्जिद का है। मैं बेटा वो उसी खुदा से बातें करने जाता हूँ, ये मुझे हमारे दादा अबू ने मुझे बताया था। अब उसकी भूख लगी, अब उसको खुराक मिली, ये जेन्युइन खुदा का कॉन्सेप्ट उसके जहन में आएगा। तो तरबियत के नाम पर ना ऐसे ठूंसी जा रहे हैं हम लोगों बच्चों को, और ठोंस ठोंस के उनको अजीब सा इल्म दे रहे हैं जो उनके किसी काम का इल्म नहीं है। अगर हमने बच्चों में सबको बता दिया होगा कि हमारा पैदा करने वाला खुदा है, तो लोग चोरियां क्यों कर रहे हैं? मुझे बताएं, लोग डाके क्यों मार रहे हैं, जेबें क्यों काट रहे हैं, आपके पिस्तौल रख के आपसे मोबाइल क्यों छीन रहे हैं? है ना, वो इसलिए छीन रहे हैं कि जो आपने सिखाया है ना कि पैदा करने वाला खुदा है, वो उसको याद करवाया है बस, और उस वक्त उसके मुंह में मैदे में डाल दिया था। अब आपको बड़ा डर लगेगा कि मैं बच्चों को कैसे ना सिखाऊं, लेकिन आप करके तो देखें। वो जो नमाज आपको माँ को देखकर, बाप को देखकर, दादा जब टोपी लेके आए थे, ये टोपी क्यों ली थी उन्होंने? बेटा मस्जिद गए थे। मस्जिद क्यों गए थे? मुझे क्या पता, तुम बताओ मस्जिद क्यों गए थे? दादा आप मस्जिद क्यों गए थे? कि बेटा आपका क्या ख्याल है? फिर भी ना बताएं उसको, आपका क्या ख्याल है मैं क्यों गया था? वो नमाज पढ़ने गए थे। हाँ, नमाज क्यों पढ़ते हैं? तुम बेटा सोच के मुझे बताना मैं क्यों पढ़ता हूँ। इस तरह करके क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर डालिए। अब जो बताएगा अच्छा नमाज पढ़ने जाते हैं दादा, दादा बहुत अच्छे हैं, क्रेडिबिलिटी आ गई ना, दादा बहुत अच्छे हैं, दादा ये। और अब जो नमाज सीखेगा वो नमाज होगी जो इन्न सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर वल बग़, ये कुरान की आयत है। बेशक नमाज रोकती है फहश चीज़ों से, गलत चीज़ों से, बुराई से रोकती है। हमारी नमाज रोक नहीं रही इसलिए कि बगैर भूख की हमारे अंदर डाली हुई है। तो ये मेरा ख्याल है। सेक्स एजुकेशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। आपको ये बात कुछ अजीब सी लगेगी, देखें बच्चियों को एक बड़ा एडवांटेज है कि उनकी माएँ, बड़ी बहनें सिखा देती हैं। जब उनके अंदर चेंजेस आनी शुरू होती हैं, अमूमन माँ को पता होता है, बहन को पता होता है। लेकिन हैरानी की बात, मेरा तजुर्बा यह है कि बाज़ वक़्त माँ बहनों को भी तमीज़ पता नहीं होता। लड़कों का बड़ा प्रॉब्लम है। लड़के अपनी सेक्स एजुकेशन हमेशा क्लास के एक बदमाश से लड़के से सीखते हैं। हमेशा क्लास में एक लड़का होता है, वो उसको बताता है, और वो जो उसको बताता है वो इतना एबनॉक्शियस होता है कि वो बच्चे को समझ में नहीं आती। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर कि बच्चे को अंदाज़ा लगाए कि उसकी ग्रो कब कर रहा है, और उसकी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सेक्स की जो रिक्वायरमेंट है उसका समझ और बाप की जिम्मेदारी है। बहुत सारे हमारे मुआशरे के अंदर जो पर्दा हम औरत के मुंह पर और औरत के सर पर डालने के लिए डंडा लेके पीछे फिर रहे हैं, उसका 10% हमने अपने बेटों की आंखों पे डालना था। ये बात समझ रही ना? मतलब अब आप में देखिए, हम आपस में बैठे हैं और सब एडल्ट हैं कि एक 60 साल का आदमी जा रहा है और एक 13 साल की लड़की जा रही है। इस बात का बहुत इम्कान है कि वो 60 साल का आदमी एक दफ़ा देखेगा ज़रूर कि इसकी आंखें ज़रा मोटी हैं कि नहीं, बाल इसके लंबे हैं कि नहीं, और इसकी ये किस तरह से, ये कैसे बैठी है, इसको रजिस्टर करेगा। किस लिए? हमारे यहाँ मेल की तरबियत नहीं हुई हुई। मेल ने किसी सूरत सेक्सुअलिटी को नॉर्मल फिजियोलॉजी की तरफ से सीखा ही नहीं है। जिस तरह ये मैं खाया, मुझे ये मेरी फिजियोलॉजी जरूरत है ना नॉर्मल, उसको कोई ये गलाजत तो नहीं आप कह रहे ना? बच्चे कह रहे हैं मेरी गंदी जगह पे हाथ मत लगाओ। बेटा तुम्हारी गंदी, आपने बच्चे को क्यों कहा गंदी जगह? उसके दिमाग में डाल दिया गंदी जगह, ये क्यों कहा? आपने उसको शुरू में बता दिया ये गंदा है, और उसकी अट्रैक्शन को देखते वो गंदे काम करेगा। फिर जिसको आप गंदा काम, उसके लिए गंदा काम तो नहीं होगा वो। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फादर ने बच्चा जब उस ग्रो में, मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन आप खुद अपने ऊपर टेक ओवर करें। इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। आई डोंट नो मेरी बेटी इसको देख रही हो तो क्या समझेगी अगर मैंने अपनी बेटी के साथ ये डिस्कशन खुद की थी। जब मुझे पता लगा कि उस एज में आ गई है, तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया इस तरह से, तो मैं कहा बेटा इधर आओ। तो मैं तो चूंकि सर्जन हूँ, तो मैंने उसको ना एक सी सेक्शन की वीडियो दिखाई, तो एकदम वो एक्साइट हो गई यहाँ से ना, कि यहाँ से चीरा दिया, वहाँ से बेबी निकला ऐसे करके। मैंने कहा लेकिन बेटा जो इसका एक कुदरती तरीका भी है। वो मैंने डायग्राम बनाई,
उस डायग्राम के ऊपर सारा उसको समझाया, और मैं अपने बेटे को भी साथ बिठा लिया। पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, साइक्लिक चेंजेस क्या आती हैं। मैं तो डॉक्टर था, मुझे एक एडवांटेज था। सारा उसको, बेटा आपको समझ में आ गया? मैं कहा बाकी बेटा तुम्हारी मामा जो है ना, वो बाकी तुम्हें बता देंगे क्या करना है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये नॉर्मल होता है। इस तरह से ना बच्चियां जब इस एज में आती हैं तो उनकी ये उसमें तब्दीली आती है। इस तरह आप बच्चे को बताइए। बच्चा कहीं से बदमाशों से सीख के आए और फिर वो परवर्टेड सेक्स के अंदर पड़ जाएगा, फिर वो 60 साल की उम्र में वो ये करता रहेगा ऐसे करके। वो लड़कियों को ऑब्जेक्ट के तौर पे देखेगा, एज अ पर्सन नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी हमने तरबियत ही नहीं की हुई। इसलिए आप देखें बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। 40-40, 50-50 साल के बंदे जब बैठेंगे तो अजीब लतीफ़े सुना रहे होंगे, अजीब, आप कहेंगे यार ये शख्स बोल रहा है, ये इदारे का इतना बड़ा हेड है और ये इसकी ओपिनियन है अबाउट फीमेल कोलीग्स। तो ये एक बात बड़ी अहम थी, इसके बारे में आप ज़रूर तवज्जो दीजिए। उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाइए जिसमें उनकी ये तरबियत कीजिए कि बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी ना करें। घर के अंदर एक, जिसे हम कहते हैं ना, जो आप लोग SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और एक TORs कहते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंसेस। आपके घर के अंदर एक उसूल, एक कानून, एक ज़ाब्ता बना होना चाहिए, और वो ज़ाब्ता सबको एक्सप्लेन किया गया हो और बच्चों को भी पता हो ये होगा, ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मोबाइल हमारे घर में 18 साल से कम, 12 साल से कम उम्र के बच्चे को मोबाइल नहीं, अब ये कानून है बस। और ये नहीं कि आप बच्चे पर सख्ती कर रहे हैं, आपने एक पॉलिसी बनाई है और उस पर अमल किया जा रहा है। घर के तमाम अफराद मगरिब की नमाज के बाद खाने पे इकट्ठे होंगे, ये आपने कानून बना दिया घर के अंदर, अब सब लोग इकट्ठे होंगे। ये सख्ती नहीं है, ये सख्ती नहीं है, ये सख्ती नहीं है। इसको वायलेट करने पर जो आपने, पनिशमेंट में नहीं कह रहा, जो आफ्टर रिजल्ट है, मेक श्योर करें कि वो करना है। बेटा अगर मोबाइल मुझे पता लगा कि इस्तेमाल होना है, मना किया है, तो इस दफा छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में हम कहीं नहीं जा रहे। आप नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। जो आपने कानून बनाया है उस कानून को, और कभी भी वालिद खास तौर पर जो बात उस कानून के अंदर रहकर तय कर ली है ना, अब उसको वापस ना ले बिल्कुल। मतलब उसने कहा कि नहीं, अब मैंने ये गाड़ी लेनी है, मैंने तो ये वाली गाड़ी लेनी है। आपने कहा नहीं बेटा, इस दफ़ा मेरी तनख्वाह नहीं है, मैं तुम्हें अगली दफ़ा ले दूंगा, लेकिन इस दफ़ा नहीं आपने। और बेटा आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है मेरे, अब ये नहीं चले दिलवा देना, कोई ले देना, कोई बात नहीं। अगर आपने अपना फैसला ये करके वापस ले लिया, अब ये बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर होगा। सारी जिंदगी झूठ बोलेगा, मैनिपुलेट करेगा आपको। आप 5-6 दफा मैनिपुलेट हो गए ना, अच्छा कोई बात नहीं, हर बच्चों के लिए ही तो करते हैं ना, दे दें, कोई बात नहीं, दिलवा दें। तो वो एक डिसिप्लिन, ये भी एक नॉर्मल के तौर पर अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि जब वो दफ्तर में जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, तो उनको पता हो कि ये लॉ, ये लाल बत्ती भी मैंने रुकना है। रात का 1 बजा यार, कोई भी नहीं आ रहा, तुम अकेले क्यों? उसने नहीं रुकना है, क्योंकि घर से उसको पता है कि जब कानून तोड़ते हैं तो फिर कानून वापस नहीं होता। तो ये जो सबसे बड़ी ख्वाहिश, जिनके पास थोड़े से पैसे होते हैं ना, मेरा तो एक ही बच्चा है, 8 साल बाद पैदा हुआ था, हमारे ख़ानदान में एक ही बेटा है, मैं इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ, ये तो इससे बेहतर थप्पड़ मारना शुरू कर दें। तो उसकी सारी ख्वाहिशें ना पूरी करें, उसको कंफर्टेबल करें, मगर उसको पता हो कि कुछ बातें मेरी नहीं मानी जाएंगी। ये तरबियत के तौर पर उसको पता होना चाहिए कि कुछ बातें मेरी। ये तीसरा उसूल मैंने आपसे अर्ज़ किया। चौथा उसूल ये है कि अपने बच्चों को शुरू से ही खुद मुख्तार कर दें, खुद मुख्तार कर दें। आपका ये बेडरूम बिल्कुल, जब वो बिल्कुल मासूम है वो तो और बात है, उसके बाद से उसको अपने साथ मत सुलाएं। ये जो मास्टर बेडरूम का कॉन्सेप्ट है ना, कि वो बच्चा यूं, आपका बेडरूम है, ये साथ से ये छोटा बेडरूम है, बीच में कोई कुंडी नहीं है, दरवाजा नहीं है, लेकिन एक है वो अलग से, लेकिन आपके एक्सेसिबल है, आप उठ के एकदम यहां से यूं जा सकती हैं। उसमें आपने बैरियर लगाए हुए हैं, जो कुछ भी है, लेकिन उसको शुरू से ही अकेला सुलाएं। जब आप जफियाँ डाल डाल के उसको सोएंगे ना, मामा मुझे डर लग रहा है, मामा मुझे, तो वो 40-50 साल की उम्र में मामा डर, हम ऑपरेशन करते हैं ना, 70 साल की खातून है तो कहते हैं अम्मा को बताना नहीं कि ऑपरेशन है, अम्मा एक्सरे खींचने ले जा रहे हैं, अंदर हरे कपड़े पहने हुए हैं, एनेस्थेटिस्ट ने यहाँ ब्रेनला लगाया हुआ है, ऊपर लाइट नजर आ रही है, मरीज को यहाँ लटाया हुआ है, 70 साल उम्र है, अम्मी एक्सरे कर रहे हैं आपके, एक्सरे। मेरा बेटा एक्सरे कर रहे हैं, ऑपरेशन नहीं मैंने कराना। नहीं अम्मा ऑपरेशन नहीं कर रहे, आपका एक्सरे करा रहे हैं।
ठीक है ना। और सबको अंधों को ऑपरेशन थिएटर बार बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नहीं मेरा ये तो ऑपरेशन नहीं, अम्मा एक्सरे करने ले जा रहे हैं आपको। तो उस उम्र तक भी ना वो मामा में डर लग रहा है, वो इस तरह होगा। एक जिस तरह मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, हमारे पास बच्चे आते हैं ना 4 साल के बच्चे, पैम्पर बांधा हुआ है, पैम्पर अब जो ना एक ऐसी यानी जबरदस्त वो बन गई है ना, ये एक सिंबल बन गया है उसका। अब जिस 5 साल के बच्चे को आपने पैम्पर बांध दिया ना, उस बच्चे को कंप्यूटर चलाना आ जाएगा, उसको पेशाब करना नहीं आएगा, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होगी, उसकी कंप्यूटर लिटरेसी डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने खुद मुख्तार नहीं उसको किया हुआ, आप रात को उठने के तकलीफ की वजह से आपने उसको पैम्पर, आप खुद बताएं मेरी ट्राउजर में या थोड़ा सा गीला लगा हुआ हो, मैं बैठ सकता हूं? बच्चे ने सारी रात पेशाब पखाना उस पैम्पर के अंदर किया हुआ है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो बच्चे के ऊपर जैसे माएँ पुराने जमाने में पोतड़े रखती थी ना, तो जो ही उसने पेशाब किया सबको पता लग गया, एक पैनिक क्रिएट, ओ काके ने पेशाब कर दिया, काकी ने पेशाब कर दिया, एकदम पैनिक क्रिएट होना। तो बच्चे ने रजिस्टर कर लिया कि भाई ये जो मैं कुछ हरकत की है ना मैंने, ये माँ ने इसकी रजिस्टर नहीं। तो आपको देखिएगा वो 3 महीने का बच्चा आपको पहले बता देगा मैंने पेशाब करना है, वो कुछ ना कुछ इंडिकेटर करेगा जो माँ को पता लग जाएगा कि ओह काके को पेशाब आ रहा है भाई। यानी मैं एक मिसाल दी है, बच्चे को खुद मुख्तार करें। बहुत जल्दी बच्चे को कपड़े इस्त्री करना सिखा दें, बहुत जल्दी बच्चे को कपड़े धोना सिखा दें, बहुत जल्दी बच्चे को कुकिंग, लड़का हो या लड़की हो उसको कुकिंग सिखा दें, बहुत जल्दी उसको अपनी चादर को तय करना सिखा दें। बहुत जल्दी जब आप सफ़र में जाएं ना, तो आपका एक हैंड बैग है ना, तो उसको एक अलग से हैंड बैग दें, चाहे उसमें उसकी गुड़िया पड़ी हो, लेकिन वो बच्ची यहाँ करके अपना हैंड बैग उठाए, पीछे ना बैग जो बैग रैक सैक होता है वो पीछे उठाया उसने, उसमें कुछ भी नहीं है, गुड़िया है और ऐसे उसने 5 रुपए रखे हुए हैं उसके अंदर, लेकिन उसको ओनरशिप हो कि ये मेरा बैग है। उसको खुद मुख्तार करें। मेरी वालदा जो है, याद है तुम्हें? तो मेरी वालदा जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं अपनी वालदा की हमेशा मिसाल देता हूँ। मैं अकेला माँ बाप का बेटा, एक मेरी बहन है बस। तो मेरी माँ और मेरी बहन के साथ भी उन्होंने ये किया कि मुझे नहीं याद कभी उन्होंने मेरे जूते बेटा खुद पॉलिश करने। अभी भी हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजिम है, जो चलो शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने वो दी। लेकिन मुझे ना तकरीबन लगता है कि जैसे उल्टी आ जाएगी अगर मेरे जूते को कोई हाथ लगा ले, क्योंकि ऐसी मेरी प्री कंडीशनिंग मेरी माँ ने, जूते को बेटा कोई और हाथ नहीं लगाएगा। दूसरा, मैं अब अकेला हूँ, माँ मेरी हेल्दी फर्स्ट क्लास, कि अच्छा बेटा ऐसा है, मैं ज़रा ये खाना पकाती हूँ, तुम ये ज़रा 4 प्लेटें धो लो, तुम ज़रा सब्ज़ी काटो, मैं ज़रा ये करती हूँ। ये मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसे किया। तो मैं अब उनको, अल्लाह को गरीक रहमत करे, तो बच्चों को खुद मुख्तार कीजिए, इंडिपेंडेंट कीजिए, अपना काम खुद करें। जब आप बाजार में जाएं तो उनको कहें सौदा खुद लें, उनको डिसाइड करने दें। अच्छा, इस सारे में वो गलतियां करेगा और वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी उसके सीखने की, कि बच्चे को 2 चीजों से ना रोकिए, उसको बोलने से ना रोकिए। चुप करो, अब पढ़ लो, यानी आप कह रहे हैं कि जो तुम्हारी तरबियत हो रही थी अब तरबियत बंद करो, अब रट्टा लगाना शुरू करो। सारा दिन तुम बोलते रहते हो, पढ़ते तो हो नहीं। उसकी सारी पढ़ाई हो ही बोलने में रही है, वो जिंदगी से उसका तजुर्बा ही, मामा मैं जो ऐसे करके जो क्या बात कर रहे हो, मत रोकें उसको, सब्र करें, बोलने दें उसको। उसका बोलना उसकी लर्निंग है, उसका उछलना कूदना उसकी लर्निंग है। बच्चे को कभी भी उछलने कूदने से ना रोकिए, बच्चे को कभी भी, खास तौर पर बोलने से तो बिल्कुल ना रोकिए। आप खुद सब्र कीजिए, आपने 7 साल सब्र कीजिए ना, आपने चिल्ला काटा है, आपको अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, अपनी कंटिन्यूएशन ऑफ योर जनरेशन का रास्ता जरिया बनाया है। उस 7 साल में मेहरबानी करें, सब्र करें। हाँ बेटा का मम्मा मैं अच्छा आप करें, और उसके साथ आर्ग्यू करना शुरू करते हैं। आर्ग्यू करें, आर्ग्यू को जवाब दें, आर्ग्यू करें, आर्ग्यू। अच्छा, बच्चे ने गलती की है तो क्या करें? फिर आप इस तो बच्चा हमारा बाप बन जाएगा, हम उसको करेंगे, कुछ भी नहीं करना, ना डांटना है ना ये करना है। बेटा मामा आपसे बात करना चाहती हैं, ये जो ये वाली बात हुई है इसके बारे में बात करना चाहती हैं। जिस तरह आप एडल्ट से बात करते हैं, देखिए मेरी आपसे लड़ाई, मैं कहता हूँ सर मैं आपसे कुछ जिक्र करना चाहती, देखें आपने उस दिन मुझे गाली दी है, देखें आपने सबके सामने मुझे वो यूं किया है, मैं आपसे आर्गू कर रहा हूँ ना। तो बच्चे के साथ भी लाइक एन एडल्ट आर्गू करें, और एंड में हो सकता है आप अपनी ये अथॉरिटी यूज करके कहें कि अच्छा बात यह है, अब चूंकि मामा ने कह दिया है ना, तो फिर अब आप सो जाओ। दैट इज पॉसिबल कि आर्गूमेंट का एंड ये हो कि सिंस आई हैव गॉट द अथॉरिटी एंड आई हैव टू एक्सरसाइज द अथॉरिटी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी, तो बस मामा ने कह दिया, लो अब आपने सो जाना, तो मेरे प्यारे बेटे हो सो जाओ। फर्म हो के
अपने उस उसूल को थंप करें मगर बदतमीजी के साथ नहीं। ना सोचो मैं थप्पड़ मारूंगी, ये नहीं। अगर आपने कहा है ना मैं थप्पड़ मारूंगी, फिर प्लीज जरूर मारिए थप्पड़। मैं तुम्हारी जुबान पे कोयला रख दूंगी, मतलब फिर अब मेहरबानी करें या तो ये कहें ना, या फिर एक दिन कोयला रख दें उसकी जुबान के ऊपर, ताकि उसका सच के ऊपर एतबार हो जाए, वरना उसका झूठ पर एतबार हो जाए। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या सोहबत का असर होता है और किस एज में होता है। अगर हम बच्चों की ग्रोथ के पीरियड्स देखें, पीरियड्स ऑफ लाइफ को हम स्टडी करें, तो इब्न सीना जो है एक फेमस फिजिशियन और सब है, उनके मुताबिक 4 स्टेजेस होती हैं बच्चों की ग्रोथ की, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बॉयहुड और यंगहुड। इसमें से किस एज में जाके बच्चे दूसरों से, अपने फ्रेंड्स हो गए और कजन्स हो गए, या वो जो अच्छी बुरी सोहबत को एडॉप्टेशन होती है, वो किस एज? बिल्कुल सही है। अच्छा कि आपने मुझे याद करा दिया। देखिए बात यह है कि जो रिकॉर्डेड माइंड है ना, वो 70, मैंने बताया 7 साल की उम्र में बंद हो गया वो खाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका जन्नत दोज़ख, इसका फैसला हो गया, जो इसने करना है वो ही करना है। अगर ये होता तो फिर उससे सवाल किस लिए पूछना था, उससे जवाब किस लिए देना था, ये सारी अंबिया किस लिए तशरीफ़ लाए, हदायत का रास्ता कैसे हुआ, लोगों ने किया हुआ। पता नहीं समहाउ बताते हुए मुझसे ये बात स्किप हो गई कि 95% ऑफ द टाइम हम इस हैबिट वाले ब्रेन से काम करते हैं। और इसको साइंटिफिकली एक बंदे, मैंने बहुत दफ़ा उसका जिक्र किया है, ब्रूस लिप्टन का। उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि जब 7 साल के दौरान रिकॉर्डिंग हुई है ना, तो उसका एक ब्रेन बन गया जिसका नाम है हैबिट माइंड। तो 95% चांस तो यही है कि जो आपने 7 साल की उम्र में किया, मेरे साथ गुफ्तगू में आप वही वाली हैबिट यूज करेंगे। मगर 5% टाइम ऐसा है, 5% टाइम जिसमें आपका कॉन्शियस ब्रेन काम करता है। जो कॉन्शियस ब्रेन है उसमें और उसमें फर्क क्या है? हैबिट ब्रेन एक फास्ट, स्विफ्ट, रिफ्लेक्स ब्रेन है। मैंने इनको गाली दी, इन्होंने आगे से गाली दी, मैंने थप्पड़ मारा, इन्होंने थप्पड़ मारा, मैंने प्यार किया, इन्होंने जफ्फी डाल ली। ये हैबिट है ना, रैपिड स्लॉपी रिस्पॉन्स है, यानी क्विक रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो आपकी आदत बनी है उसके हिसाब से प्रिडिक्टेबल यही है कि ये करेंगे तो ये करेंगे। लेकिन जो 5% ब्रेन है वो कॉन्शियस ब्रेन, वो बहुत स्लो ब्रेन है, क्योंकि वो रवायती तरीके से काम नहीं कर रहा, उसको रवायत के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। जो दिमाग ने रिकॉर्ड किया है उसके अलावा गाना सुनाना है उसने। और वो जो 5% का कॉन्शियस ब्रेन है ना, वो ही एक सेफ्टी विंडो है। और जिन लोगों को, लिहाजा हम लोगों को कॉन्शियस ब्रेन इस्तेमाल करने की तरबियत दे सकते हैं। अभी ऊपर एक बच्चा था, इनका मेहमान आया हुआ है, वो अमेरिका से आया। मैं बेटे बात खत्म कर लूँ फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो अब वो बच्चे ने ना मुझे आते कहा कि अंकल आई गेट एंग्री। वो बेचारा उर्दू समझता नहीं है, अभी फ्री होगा। आई गेट एंग्री वेरी इजीली। अब उसको मैंने यही कहा बात कि सिर्फ आप एक काम करो, जिस वक्त आपको गुस्सा आए आपने अपने आप को कहना है मुझे गुस्सा आया हुआ है, और अपने आप को एक सवाल कहना है और ये कहना है लेट मी सी व्हाई आई एम एंग्री। जो ही आपने ये कहा तो आपने अपना हैबिट ब्रेन ऑफ कर दिया और अपना कॉन्शियस ब्रेन जो है वो उसको खोल लिया। ये तो बात मैंने जिम्मे, इसलिए जितनी भी तरबियत है, जितनी भी सोहबत है, जितने भी उसको किताबें पढ़ने को देनी है, उसका माहौल चेंज करना है उसको, ये सारे के सारे एक्ट कर सकते हैं अगर वो किसी तरीके से तैयार हो जाए अपने कॉन्शियस ब्रेन को यूज करने के लिए। लिहाजा सोहबत असर करेगी उसके साथ अगर उसकी कॉन्शियस ब्रेन यूज करने की स्किल हमने इग्नाइट की हुई है। वरना एक बंदे को आप जुनैद बगदादी की महफिल में बिठा दें तो उसकी हैबिट ब्रेन पर ही वो काम करता रहेगा। लेकिन अगर उसको ये स्किल समझ में आ गई है कि मैंने अपना कॉन्शियस ब्रेन यूज करना है, एकदम वो अपना सारा प्रोग्राम रीराइट कर सकता है, वो गाने उड़ा के नए गाने डाल सकता है अंदर, राइट। और ये पूरी की पूरी एफर्ट जो है, और खासतौर पे मेरी पूरी की पूरी जो एफर्ट है वो यही है कि जो ह्यूमन माइंड है मैं उसको किसी तरीके से ये बात बता सकूं। और इस सारे प्रोसेस का बेनिफिशियरी मैं खुद हूं, क्योंकि इस सारे रास्ते में मैं खुद सीख रहा हूं ये बात कि हमने हर वक्त जब भी करना है आदत की बुनियाद पे कोई काम नहीं करना। हमने कॉन्शियस, आपने मुझे सवाल पूछा तो मैंने फटाफट जवाब देना शुरू कर दिया अपने हैबिट माइंड से। लेकिन काश मैं आपके जवाब पे एकदम गौर करता। आप फिजियोलॉजी की टीचर हैं,
आपका इतना बैकग्राउंड है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपने मुझसे ये क्यों पूछा है, आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे आता भी है कि नहीं आता, मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं बेटा मुझे पता नहीं है, या मुझे बताना, ये सारा प्रोसेस मैं अपने दिमाग में करके अगर बोलूँगा तो फिर मैं हैबिट माइंड से नहीं बोलूँगा फिर मैं कॉन्शियस माइंड का। इसी को वो कहते हैं ना लम्हा मौजूद, इसी को वो एकार्ट टूली ने कहा है पावर ऑफ नाउ, इसी को लोगों ने कहा है कि एक हमारे बाबे कहते हैं कि जो दम गाफिल, सुना है आपने ये बात, जो दम मीन सांस, जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शद ए समझाया हूँ, सुल्तान बाहू का था। जिस लम्हे में आप गाफिल हुए, जिस लम्हे में आपने कॉन्शियस ब्रेन को ऑफ कर दिया, उसी लम्हे में आप काफिर हो गए तो इसी का नाम पावर ऑफ नाउ है, इसी का नाम लम्हा मौजूद को पकड़ना है, इसी का नाम कॉन्शियस ब्रेन है। तो आप तो सोहबत का ज़रूर असर होता है, किताबें पढ़ने का ज़रूर असर होता है, फिज़िकल एक्सरसाइज का ज़रूर असर होता है, लोगों की महफिल का ज़रूर असर, बशर्ते कि वो शख्स जो है अपने कॉन्शियस माइंड को, और आपके जितने स्टूडेंट्स हैं, आपके घर के जो अफराद हैं, जो आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि हमने लोगों के उस कॉन्शियस माइंड को जोड़ना है और ये कहना है कि प्लीज़ डोंट यूज़ योर हैबिट माइंड, वी हैव टू टीच देम एंड वी हैव टू ट्रेन देम टू यूज़ देयर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड अगर यूज़ कर लिया तो सोहबत क्या पता ऐसे एक हवा के झोंके को देखकर उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। एक महावीर थे, महावीर का नाम सुना है, जो जैन मज़हब के बानी है। उनको जब निर्वाण या वट एवर उनको एनलाइटमेंट हुई तो आप पता है कैसे हुई? वो बैठे हुए थे तो एक खुश्क पत्ता हवा से ऐसे टूटा तो उनको लगा कि ये पत्ता मैं हूं। वो पत्ता हवा के दोष पे ऐसे करता रहा तो वो ऐसे देखते रहे उसको, और उनको लगा कि मैं कितना बेकीमत हूं और मैं हवा के मेरी कोई इख्तियार नहीं है, और ये पत्ता जा रहा है और वो पत्ता ऐसे घूमता घामता ज़मीन पे गिर गया, और बाय द टाइम वो ज़मीन पे गिरा ही बिकेम एनलाइटेड। एकदम उनका खुल गई आंखें और उनको सारा कुछ। अब ये क्या इवेंट है? कितने पत्ते हमारी आंखों के सामने गिरे हैं, कितने पत्ते हमारे आंखों के सामने गिरे हैं। आप देखिए ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने कहा, एक आदमी कहता है कि मैं यहां से गया और बैतुल मकदस में गया और वहां से फिर मैं अर्श पे गया और वहां से मैं वापस आ गया, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा झूठ बोलता है। उसने कहा लेकिन वो तुम्हारा दोस्त है ना मोहम्मद, वो कह रहा है। कहने वो कह रहा है, ठीक कह रहा है। अब आप देखिए कैसे हुआ ये, वो कॉन्शियस माइंड ने, कॉन्शियस माइंड जिस वक्त आप उसको शरह सदर भी कहते हैं उर्दू में, जब आपका वो वाला सेगमेंट अनकैप होता है ना, फिर तरबियत होती है। तो आपने और मैंने मिलके ह्यूमन माइंड पर काम करना है। आपका डोमेन हो सकता है पूरी दुनिया हो सकता है एक बर्रे आज़म, हो सकता है एक मुल्क हो सकता है एक सूबा हो सकता है एक शहर हो सकता है एक मोहल्ला हो सकता है एक घर हो सकता है सिर्फ आपका अपना आप हो। लेकिन अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ह्यूमन माइंड को चेंज करना है हमने मरने से पहले। यह है ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। मैं आपको यह नहीं कहता कि पूरे कराची को चेंज कर दें। आपका क्या नाम है? हाँ? तो काब तो चेंज हो। आपके इख्तियार के अंदर ना पीपल्स पार्टी है, ना एमटी या एमक्यूएम है, ना कोई, आपके इख्तियार में काब तो है ना, तो काब तो चेंज हो। अगर आपने काब को चेंज कर दिया बस पर्पस हो गया पूरा आपका। और ये हो नहीं सकता कि काब के दिया जले और रोशनी सिर्फ दिए में रहे, ये हो नहीं सकता। जब दिया जलेगा तो इर्द गिर्द यूं रोशनी फैल जाएगी। ये हो नहीं सकता कि काब चेंज हो जाए तो काब के अहले खाना चेंज ना हो, काब के अहले महल। हाँ, स्लो होगा, इस काम में जल्दी कोई नहीं है, स्लो होगा लेकिन चेंज होगा इंशाल्लाह। और यही हमारा, जब हम दुनिया से जाएंगे ना तो कहेंगे कि ऐसे, हमें तो पता भी नहीं होगा, अल्लाह पाक कहेंगे यार इसकी वजह से ना वो भी चेंज हुआ, इसकी वजह से वो भी हुआ, वो यही हमारा क्रेडिट होगा, यही हमारी कमाई होगी है ना। इसी पर हम दारोमदार करके अपनी आखिरत के लिए अल्लाह से वो मांगे कि यार अल्लाह पाक, हमने, अल्लाह को किससे मोहब्बत है सबसे ज़्यादा? अपनी मखलूक से। आप क्या करना चाह रहे हैं? मखलूक को पॉजिटिविटी की तरफ लाना चाह रहे हैं, तो आप किसका काम कर रहे हैं? अल्लाह पाक का।
अगर आप मेरा काम करेंगे मैं आपका कितना शुक्रगुजार हूँ। अगर हम अल्लाह पाक का काम करेंगे, अल्लाह पाक कैसी हमारी पजीराई करेंगे, कैसे हमें ग्रीट करेंगे। तो अगर आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, इंसानों को लेकर, आपका नबवी काम भी यही था ना, इंसानों को नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी में लेके आना। बाकी आप हम बड़ा बोलना बोलें, अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को देख लें कितना है। आपका इख्तियार आपके अपने अहले खाना पर है, बस खत्म। आपके 2 बच्चे हैं, आपके मियाँ हैं, घर में और बड़े बुजुर्ग होंगे, ये आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। आप एक रोशनी बनिए, उन तक ऐसे रोशनी सरात करनी शुरू हो जाए, बस काफ़ी है। लेकिन काफ़ी इम्कान है कि आपका ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।